कहानी का शीर्षक है मेरी जीवन संगिनी। सुनहरी सीपीयू वाली लाल साड़ी पहनकर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे देखकर नवीन की आंखें चमक उठी। आगे बढ़कर मुझे अपने पास में लेकर वह बोले, छोड़ो सारिका, क्या करना है शादी वादी में जाकर। तुम आज इतनी प्यारी लग रही हो कि बस तुम्हें बाहों में लेकर प्यार करने का जी चाह रहा है। आप भी ना। मैंने स्वयं को धीरे से छुड़ाते हुए कहा, नमन आपका सबसे करीबी दोस्त है, उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो वह बुरा मान जाएगा। वैसे भी इस परदेश में आपके मित्र ही तो हमारा परिवार है। चलिए अब देर मत कीजिए। अच्छा, लेकिन पहले कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो। हाँ बाबा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरा लहजा एकदम सपाट था। नवीन कुछ देर गौर से मेरी आंखों में झांकते रहे, फिर बोले, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई है। अपने आप को बहुत खुश नसीब समझने लगा हूँ मैं। फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम दिल से मेरे साथ नहीं हो, कि जैसे कोई समझौता कर रही हो। सारिका, सच बताओ, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? मैं सिहर उठी। क्या नवीन ने मेरे मन में झांक कर सब देख लिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संयत कर मैंने इतना ही कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं। मेरे खुश न होने का कारण क्या हो सकता है? इस वक्त मुझे बस समय से पहुंचने की चिंता है, और कोई बात नहीं है। शादी से वापस आते आते काफ़ी देर हो गई थी। नवीन तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। पुरानी यादें दस्तक देकर मुझे बेचैन कर रही थी। ऐसे में नींद कहाँ से आती। कितने खुशनुमा दिन थे वे। स्कूल के बाद कॉलेज में प्रवेश, बेफिक्र यौवन, आंखों में सपने और उमंगों के उस दौर में निहारिका का साथ, निहारिका सिंह। प्यार से सब उसे नीरू बुलाते थे। दूध में घुले केसर सी उजली रंगत, लंबी घनी केश राशि, उज्जवल दंत पंक्ति, अत्यंत मासूम लावण्य था उसका। जीवन को भरपूर जीने की चाह, समस्याओं का साहस से सामना करने का मादा, हर परिस्थिति में हंसते रहने की अद्भुत क्षमता। मैं उसकी जीवंतता से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। हम दोनों कब पक्की सहेलियां बन गई, खुद हमें भी पता न चला। फिर तो कभी वह मेरे घर, कभी मैं उसके घर में होती। साथ नोट्स बनाते और खूब गप्पे लड़ाते। माँ मजाक में कहती, जिसकी शादी पहले होगी वह दूसरी को दहेज में ले जाएगी, और हम खिलखिलाकर हंस पड़ते। एक दिन नीरू ने मुझसे कहा, आज भाई घर आने वाला है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं चलूँगी, तू शाम को आना, तब मिलवाऊंगी अपने भाई से। नीरू का बड़ा भाई फौज में कैप्टन था और छुट्टी लेकर काफ़ी दिन के बाद घर आ रहा था। इसी वजह से वह बहुत उत्साहित थी। शाम को नीरू के घर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई और दरवाजे से थोड़ा टिक कर खड़ी हो गई। लेकिन अपनी बेख्याली में मैंने देखा ही नहीं कि दरवाज़ा सिर्फ भिड़ा हुआ था, अंदर से बंद नहीं था। मेरा वजन पड़ने से वह एक झटके से खुल गया, मगर इससे पहले कि मैं गिरती, दो हाथों ने मुझे मजबूती से थाम लिया। मैंने जब सिर उठाकर देखा तो देखती ही रह गई। नीरू जैसा ही उजला रंग, चौड़ा सीना, ऊंचा कद, तो यह था कैप्टन अमरेंद्र राणा। उसकी नज़रें भी मुझ पर टिकी हुई थी, जिनकी तपिश से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मेरी पलकें स्वतः ही झुक गई। लो, तुम तो मेरे मिलवाने से पहले ही भाई से मिल ली, तो कैसा लगा मेरा भाई? नीरू की खनकती आवाज़ से मेरा ध्यान बटा। उसके बाद मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रह पाई, जल्दी ही बहाना बनाकर घर लौट आई। उस पूरी रात जागती रही मैं। उन बलिष्ठ बाहों का घेरा रह रहकर मुझे बेचैन करता रहा। एक पुरुष के प्रति ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। सारी रात अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते ही बीती। अमरिंदर को सब अमर बुलाते थे, उससे अक्सर ही सामना हो जाता। वह बहन को रोज घुमाता और नीरू मुझे भी साथ पकड़ कर ले जाती। दोनों भाई बहन एक से थे, ऊपर से सताने के लिए मैं थी ही। रास्ते भर मुझे लेकर हंसी ठिठोली करते रहते, मुझे चिढ़ाने का एक भी मौका न छोड़ते, मगर मेरा उनकी बातों में ध्यान कहाँ होता।
मैं तो अमर की मौजूदगी से ही रोमांचित हो जाती। दिल जोरों से धड़कने लगता। उसका मुझे कनखियों से देखना, मुझे छेड़ना, मेरे शर्माने पर धीरे से हंस देना, यह सब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। कभी कभी डर भी लगता कि कहीं यह खुशी छिन न जाए। मन में यह सवाल भी उठता कि मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। आखिर अमर ने तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दी थी। वह तो मेरी ही कल्पनाएं उड़ान भरने लगी थी। अपने प्रश्न का मुझे जल्दी ही उत्तर मिल गया। एक शाम मैं, अमर और नीरू उनके घर के बरामदे में कुर्सी डाले बैठे थे। तभी आंटी पोहे बनाकर ले आई। मैं सोच रही हूँ कि इस राजपूत के लिए कोई राजपूतानी ले आऊं। आंटी ने अमर को छेड़ने के लहजे में कहा, मम्मा, भाई को राजपूतनी नहीं, गुजरातीन चाहिए। नीरू मेरी ओर देखकर बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। आंटी मेरी और अमर की ओर हैरानी से देखने लगी, पर अमर खींच उठा, क्या नीरू, तुम भी हर बात की जल्दी होती है तुम्हें, मुझे तो कह लेने देती पहले। अमर ने आगे क्या कहा यह सुनने के लिए मैं वहां नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद ही मेरे मोबाइल पर उसका फ़ोन आया। अपनी शैली के विपरीत आज उसका स्वर गंभीर था। सॉरी सारिका, मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन नीरू ने मुझे मौका ही नहीं दिया। खैर, मेरे दिल में क्या है यह तो सामने आ चुका है। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मम्मी पापा से बात करूं। वैसे एक फौजी की ज़िंदगी तमाम खतरों से भरी होती है। मेरे प्यार के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। अच्छी तरह से सोचकर मुझे अपना जवाब देना। सोचना क्या है, मैं मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ। अब जैसा भी है, मेरा नसीब तुम्हारे साथ है। हमारे प्यार को परिवार वालों की सहमति मिल गई और तय हुआ कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारा विवाह किया जाएगा। अमर की छुट्टियां खत्म होने को थी। उसके वापस जाने से पहले जो लम्हे मैंने उसके साथ गुजारे, वे मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। उसका शालीन व्यवहार, मेरे प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रेम के वे कोमल क्षण मुझे भाव विह्वल कर देते। उसके साथ अपने भविष्य की कल्पनाएं एक सुखद अनुभूति देती। मगर इंसान जैसा सोचता है वैसा हो कहाँ पाता है। पड़ोसी देश के अचानक आक्रमण करने की वजह से सीमा पर युद्ध के हालात उत्पन्न हो गए। एक फौजी के परिवार को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त ही हुआ। टीवी पर युद्ध के हृदय विदारक दृश्य और फौजियों की निर्जीव देहें, उनके परिजनों का करुण रुदन देखकर मैं विचलित हो जाती। मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरा रहता। सारा वक्त अमर की कुशलता की प्रार्थना करते ही बीतता। ऐसे में मैं एक दिन नीरू के साथ बैठी थी कि अमर की बटालियन से फ़ोन आया। अमर को लापता कर दिया गया था। माना जा रहा था कि उसे दुश्मन देश के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। कुछ देर के लिए तो हम सब जड़ रह गए। फिर मन की पीड़ा आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकली। वहाँ अमर न जाने कितनी यातनाएं झेल रहा था और यहाँ खुद को कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे हम। युद्ध की समाप्ति पर दुश्मन देश ने अपने पास युद्धबंदी होने की बात पर साफ इनकार कर दिया। हमारी कोई कोशिश काम न आई। हम जहाँ भी मदद की गुहार लगाते, हमें आश्वासनों के अलावा कुछ न मिलता। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता गया। इतना सब होने के बाद भी जिंदगी रुकी नहीं। वाकई यह बड़ी निर्मोही होती है। जीवन तो पुराने ढर्रे पर लौट आया, लेकिन मेरा मन मर चुका था। नीरू और मैं अब भी साथ ही कॉलेज जाते, मगर अमर अपने साथ हमारी हंसी खुशी सब ले गया। बस जीना था तो सांसें ले रहे थे। ऐसे ही निरुद्देश्य जीवन बस एक शून्य भर रह गया था। फिर हम दोनों ने साथ ही आईटीआई का कोर्स भी कर लिया। तब एक दिन मम्मी ने मुझे नवीन की तस्वीर दिखाई। मैं जानती हूँ कि तुम अमर को भुला नहीं पाई हो, लेकिन बेटा ऐसे कब तक चलेगा। तुम्हें आगे के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसे देखो, माता पिता सूरत में रहते हैं और खुद अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता।
अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं। वह मुझे समझाने के स्वर में बोली। उनकी बात सुनकर मैं तड़प उठी। आप कैसी बात कर रही हैं मम्मी? मैं अमर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप एक औरत हैं, कम से कम आप तो मेरी मनोदशा समझें। तो क्या जिंदगी भर कुंवारी रहोगी? हाँ। अब मेरा स्वर तल्ख होने लगा था। और आप क्यों परेशान होती? आप लोगों को मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। जल्दी ही मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर तो आप निश्चिंत रहेंगी ना। पागल हो गई हूँ क्या? हमने कब तुम्हें बोझ कहा? लेकिन हम कब तक रहेंगे? इस समाज में आज के दौर में एक अकेली औरत का जीना आसान नहीं है। उसे न जाने कितने कटाक्षों और दूषित निगाहों का सामना करना पड़ता है। कैसे जी पाओगी तुम? समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मम्मी परेशान हो उठी, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ अमर से प्यार करती हूँ। और अमर का कुछ पता नहीं, वह जिंदा भी है या कुछ पता नहीं। नीरू की धीमी आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक पड़ी। वह न जाने कब से खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला था। मम्मी कुछ झेप कर रह गई, लेकिन उसने उन्हें मैं बात करती हूँ कहकर दिलासा दिया और वह हम दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। नीरू, तू कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। तू भूल रही है कि जिसके बारे में तू यह सब बातें कर रही है वह तेरा ही भाई है। जानती हूँ, लेकिन हकीकत से भी तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी तो पूरा करना हमारा ही फर्ज है। तुम्हें शायद भाई के लौटने की आस है, लेकिन जब अब तक नहीं लौटे तो हम किस आधार पर उम्मीद लगाएं? लेकिन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सारिका, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। तुम चाहती हो कि वे जीवन भर तुम्हारे दुख में घुलते रहे। क्या तुम्हारा उनके प्रति कोई फर्ज नहीं है? अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखोगी तो फैसला लेना आसान हो जाएगा। उस दिन हम दोनों सहेलियां आपस में लिपटकर खूब रोई। फिर मैं नवीन से विवाह करके न्यू जर्सी आ गई, मगर मैं अमर को एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाई। हालांकि मैंने नवीन को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अपने हर कर्तव्य का निर्वहन भली प्रकार से किया, पर मेरे मन में उसके लिए प्रेम पनप न सका। मेरे मन मंदिर में तो अमर बसा था। नवीन को कहाँ जगह देती, यही बात मुश्किल भी खड़ी करती। मैं कभी मन से नवीन की पत्नी न बन पाई। उसके सामने जब अपना खुद को समर्पित करती, तब मन अमर की कल्पना करता। खुद पर गलानी होती मुझे। लगता नवीन को धोखा दे रही हूँ। आखिर उसकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर क्यों उसे अपने हिस्से के प्यार से वंचित रहना पड़े? अब वही तो मेरे जीवन का सच था, मगर अलार्म की आवाज़ ने विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। सारी रात सोचते सोचते ही बीत गई। एक ठंडी सांस लेकर मैं उठ खड़ी हुई। फिर 1 साल बाद ही भारत आना हुआ। इस बीच नीरू का विवाह भी हो चुका था। जब इस बात का पता चला तो मन में एक टीस सी उठी थी। तुम्हारी पसंद का मूंग की दाल का हलवा बनाया है। वहाँ तो क्या खाती होगी तुम यह सब? मम्मी मेरे आने से बहुत उत्साहित थी। नीरू कैसी है मम्मी? वह अपने ससुराल में ठीक तो है ना? हाँ, वह भी आई है अभी मायके। अच्छा, तो मैं जाऊंगी उससे मिलने, मैंने खुश होकर कहा। इस पर मम्मी कुछ खामोश हो गई, फिर धीरे से बोली, हमने तुमसे एक बात छिपाई थी। नीरू की शादी के कुछ दिन पहले ही अमर रिहा किया गया था। उसका एक पाँव बेकार हो चुका है। बैसाखियों के सहारे ही चल पाता है। अभी महीना भर पहले ही उसका विवाह भी हुआ है। तुम वहां जाओगी तो जाहिर है अत्यंत असहज महसूस करोगी। बेहतर होगा किसी दिन नीरू को यहीं बुला लेना। वज्रपात हुआ जैसे मुझ पर। नियति ने कैसा क्रूर मजाक किया था मेरे साथ। अमर की रिहाई हुई तो मेरी शादी के फौरन बाद किस्मत के अलावा किसे दोष देती?
समय मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका था। अब हो भी क्या सकता था। इसी उधेड़-बुन में कई दिन निकल गए। पहले सोचा कि नीरू से बिना मिले ही वापस लौट जाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि जो होना था हो गया। उसके लिए नीरू के साथ तो जो मेरा खूबसूरत रिश्ता था उसे क्यों ख़त्म करूं। अजीब सी मनोदशा में मैं उसके घर का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी जिसे सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ जाती थी। विधि की कैसी विडंबना थी कि जो मेरा सबसे ज़्यादा अपना था आज वही पराया बन चुका था। मैं अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाई। रुंधे गले से इतना ही बोल पाई, मैं सारिका। कैसी हो तुम? अमर का स्वर भी भीगा हुआ था। ठीक हूँ। और आप? मैं भी बस ठीक ही हूँ। वो मुझे नीरू से बात करनी थी। अभी तो वह घर पर नहीं है। ठीक है, कहकर मैं रिसीवर रखने लगी कि अमर बोल उठा, रुको सारिका, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जानता हूँ कि अब मेरा कोई हक नहीं, लेकिन क्या आज एक बार और तुम मुझसे शाम को उसी कॉफ़ी शॉप पर मिलोगी जहाँ मैं तुम्हें ले जाता था? एक बार लगा कि कह दूँ, हक तो तुम्हारा अब भी इतना है कि बुलाओगे तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन यह सच कहाँ था। अब दोनों के जीवन की दिशा बदल गई थी। अग्नि के समक्ष जिस मर्यादा का पालन करने का वचन लिया था उसे तो पूरा करना ही था। अब किस हैसियत से मिलूं मैं आपसे? हम दोनों शादीशुदा हैं और आपकी नज़रों का सामना करने का साहस नहीं है मुझ में। किसी और से शादी करके मैंने आपको धोखा दिया है? नहीं, आपकी आंखों में अपने लिए घृणा और वितृष्णा का भाव नहीं देख सकती हूँ मैं। फिर ऐसा धोखा तो मैंने भी तुम्हें दिया है सारिका। जो कुछ भी हुआ हालात के चलते, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। मेरे दिल पर जैसे बहुत बड़ा बोझ है। तुमसे बात करके खुद को हल्का करना चाहता हूँ। बाकी जैसा तुम ठीक समझो। मैं जानती थी कि मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। एक बार तो मुझे भी उससे मिलना ही था। मैंने अमर से हाँ कह दिया कि मैं उससे 6 बजे मिलने आऊँगी। शाम को 5:30 बजे ही कॉफ़ी शॉप पर पहुँच गई, लेकिन अमर वहाँ पहले से ही मौजूद था। जब उसने मेरी ओर देखा तो उठकर खड़ा हो गया। उफ़, क्या हालत हो गई थी उसकी। जेल में मिली यातनाओं ने कितना अशक्त कर दिया था उसे, और उसका बायां पैर बड़ी मुश्किल से बैसाखियों के सहारे खड़ा था। वह कभी सोचा भी न था कि उसे इन हालात में देखना पड़ेगा। हम दोनों की ही आंखों में नमी थी। बेरा कॉफ़ी देकर चला गया था। नीरू कैसी है? मैंने ही शुरुआत की। अच्छी है, एक गहरी सांस लेकर अमर बोला। वह खुद को तुम्हारा गुनहगार मानती है। कहती है कि अगर उसने जोर न दिया होता तो शायद आज तुम मेरी। मैं निगाह नीचे किए चुपचाप बैठी रही। गुनहगार तो मैं भी हूँ तुम्हारा। मैं कहता रहा, तुम्हें सपने दिखाकर उन्हें पूरा न कर सका, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में था। पकड़े जाने पर मुझे भयंकर अमानवीय यातनाएं दी जाती। अगर हिम्मत हार जाता तो दम ही तोड़ देता, लेकिन तुमसे मिलन की आस ही मुझे उन कठिन परिस्थितियों में हौसला देती। एक बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़ा गया। फिर एक दिन सुना कि दोनों तरफ की सरकारों में संधि हो गई है, जिसके तहत युद्धबंदियों को रिहा किया जाएगा। मैं बहुत खुश था कि अब तुमसे आकर मिलूंगा और हम नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। जब यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मेरी हताशा का कोई अंत न था। फिर नीरू भी शादी करके चली गई। जेल में मिली यातनाओं ने मुझे अपंग कर दिया था। मैंने खुद को गहन निराशा और अवसाद से घिरा पाया। मेरे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगा था। जरा जरा सी बात पर क्रोध आता। अपना अस्तित्व बेमानी लगने लगा था। उन्हीं दिनों नेहा से मुलाकात हुई। उसने मुझे बहुत संबल दिया और जीवन को फिर एक सकारात्मक दिशा मिल गई। मेरा खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। मैं तुम्हें तो खो चुका था, अब उसे नहीं खोना चाहता था। तुम मेरे दिल के एक कोने में आज भी हो, मगर नेहा ही मेरे वर्तमान का सच है। मैं सोचने लगी कि एक पुरुष के लिए कितना आसान होता है अतीत को पीछे ढकेल कर जिंदगी में आगे बढ़ जाना। फिर खुद पर ही शर्मिंदगी हुई। अगर अमर मेरी याद में बैरागी बनकर रहता
तब खुश होती क्या मैं? बस तुम्हारी फिक्र रहती थी, पर तुम अपने घर संसार में सुखी हो, यह जानकर मैं सुकून से जी पाऊंगा। अमर कह रहा था। मुझे खुशी है कि तुम्हें ऐसा साथी मिला है जिसके साथ तुम संतुष्ट हो। मैंने सहजता से कहने की कोशिश की, दिल पर कोई बोझ मत रखो। और नीरू से कहना, मुझसे आकर मिले, अब चलती हूँ, देर हो गई है। बिना उसकी तरफ देखे मैं उठकर बाहर आ गई। जिन भावनाओं को अंदर बड़ी मुश्किल से दबा रखा था, वे बाहर पूरी तीव्रता से उमड़ आई। यह सोचकर ही कि अब दोबारा कभी अमर से मुलाकात नहीं होगी, मेरा दिल बैठने लगा। अपने अंदर चल रहे इस तूफान से जद्दोजहद करती मैं तेज कदमों से चलती रही। तभी पर्स में रखे मोबाइल की घंटी बज उठी। नवीन का स्वर उभरा, मैं तो अभी से तुम्हें मिस कर रहा हूँ, कब वापस आओगी तुम? जल्दी ही आ जाऊंगी। बहुत अच्छा। सारिका, वह बात कहो ना। कौन सी? वही जिसे सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जेहन में अमर का चेहरा कौंधा और आंखों में कैद आंसू स्वतंत्र होकर मेरे चेहरों पर ढुलक गए थे। मेरे दिल दिमाग में नवीन की छवि साफ हो चुकी थी और मैंने नवीन का हाथ थाम कर निकल पड़ी थी फिर से एक नए जीवन के सफर पर। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।